श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत। और अपन स्वर्णिम भारत की बात कर रहे थे, उसके अगले चैप्टर में अपन चलते हैं। स्वर्णिम भारत का नेक्स्ट चैप्टर जो है उसी की जो मौर्य काल में अपन चल रहे हैं, और मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे कि प्रांतीय प्रशासन है क्या, प्रांतीय प्रशासन में व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन में चाणक्य ने प्रांतीय प्रशासन के अनुसार इनको 5 भागों में 5 प्रांतों में विभक्त कर दिया था, और 5 प्रांत जो है उत्तरापंथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापंथ और मध्य प्रदेश, ये 5 थे। इसमें उत्तरापंथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापंथ की स्वर्णगिरी और मध्य प्रदेश की पाटलिपुत्र। इनके 5 राज्यों की जो प्रांत थे उनकी अपन ने पहले भी अपन ने पढ़ ली है, और ये पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो जिले के स्थान, जो जिले पर जो मुखिया होता था उसको अपन कहते थे स्थानीय। इन प्रांतों में प्रांत का जो सबसे स्थानीय होता था, जो जिले के ऊपर होता था वो स्थानीय कहलाता था, और सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो गोप कहलाती थी। यह इसका वर्णन अपने को, इसकी जो नगरीय व्यवस्था जो है उसके पहले इस चीज को समझना है कि क्या है स्थानीय और गोप। गोप जो मुखिया, गोप एक मुखिया होता था जो गांव के 10 गांवों के ऊपर एक कार्य करने वाला मुखिया गोप कहलाता था, और पूरे जिले पर कार्य करने वाला स्थानीय का भी, जो जिले पे जैसे कलेक्टर, जिला कलेक्टर होते हैं, उसी तरह वहां पर स्थानीय को कार्य करने के लिए दिया जाता था। अब देखो गांव से अपन शुरू करते हैं, तो पहले जनपद गांव का पद होता था, उसके बाद गांव अधिकारी हो गया, उसके बाद 10 गांवों पे गोप आ गया, गोप के बाद स्थानीय आ गया, और स्थानीय के बाद प्रदेश आ गया। ये सबसे मुख्य होता था। अब अपन पढ़ेंगे नगरीय व्यवस्था, नगर शासन। नगर शासन में मेगास्थनीज जो था उसने इंडिका में नगरीय शासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। उसने कहा है कि 30 सदस्यों का एक मंडल गठित किया गया था, और उस मंडल में प्रत्येक सदस्य में 6 सदस्यों की समिति बनाई गई, और 6 सदस्यों में 5-5 सदस्य रखे गए थे। और 6 सदस्यों की जो समिति थी उनका क्या क्या कार्य था उसको अपन देखते हैं। आप उद्योग, पहली जो समिति थी उसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। उस समय की समितियों में और अभी के जो मंत्रिमंडल में कोई अंतर नहीं है। पहले समितियां चलती थी, जो समितियों के 5 टीम गठित कर दी जाती थी, और उन टीमों के ऊपर उसका वर्णन दिया जाता था। पर आज के समय में वो ही मंत्री बना दिए गए हैं और विभाग बांट दिए गए हैं। उद्योग मंत्री हो गया, सड़क मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया। इस तरीके से उस समय भी इनको समितियों को बांट दिया गया था कि ये कार्य आपको करना है। तो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। प्रथम जो समिति थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या है, वो उसका किया जाता था। तीसरी समिति थी जो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चौथी समिति थी व्यापार वाणिज्य का लेखा जोखा रखने वाली, व्यापार का हिसाब किताब रखने वाली। और 5वीं जो समिति थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय के ऊपर जानकारी रखती थी कि निर्मित जो वस्तुएं निर्मित हो रही है उनका विक्रय किस आधार पर हो रहा है, इसका विवरण ये रखा जाता था। और 6ठी जो समिति थी वो विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलने का कार्य करती थी। यानी कि जो चीज अपन ने विक्रय की है उसका जो पैसा मिला है उस पैसे का 10वां भाग वापस राजस्व में एकत्रित करने का कार्य ये करती थी। उसके बाद अपन देखते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, सेना, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक राजा के पास सैन्य व्यवस्था, सेना का भी होना आवश्यक है। और सैन्य व्यवस्था के अंदर ही अपन ने देखा है कि सेना को मुख्य 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। और 5 भागों में कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पैदल सैनिक, अश्व सैनिक, यानी कि एक तो पैदल चलने वाली टुकड़ी, दूसरा घोड़ों पर चलने वाली टुकड़ी, तीसरा हाथी पर चलने वाली टुकड़ी, चौथी रथ पर चलने वाली, और 5वीं नौसेना। नौसेना का भी
जो वर्णन है सैनिक टुकड़ियां तो थी, पर नौसेना का उपयोग आगे के टाइम में किया गया है। उस समय ऐसा कहीं काम नहीं पड़ा था नौसेना का, पर इनको 5 भागों में बांट रखा था। जो पैदल सैनिक थे वो मौर्य काल में 6 लाख पैदल सैनिक थे मौर्यों के पास, और अश्व सैनिक थे 50,000, हाथी थे 9,000, और रथ थे वो 800 सुसज्जित रथ थे, यानी कि सारी व्यवस्थाएं रथ के अंदर थी। जो एक सैनिक को जरूरत होती है सामान की, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत होती थी। और इन सभी व्यवस्थाओं को, सैन्य व्यवस्था का जो मैन होता था, सैन्य व्यवस्था को देखने वाला, उसे अंतपाल कहा गया। क्या कहा गया? अंतपाल। और जो सीमांत क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों की देखरेख करने वाले होते हैं, उनको भी अंतपाल कहा गया है। तो सैन्य व्यवस्था में भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखने वाली 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आज के युग में थल, नौसेना, थल सेना और थल, नौ और वायुसेना का वर्णन किया गया है। आज के युग में से 5 उस समय थी, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। इस तरीके से सैन्य बल के बारे में अपन ने जानकारी। अब देखते हैं वहां की न्याय व्यवस्था कैसी थी। न्याय व्यवस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था में सबसे जो महान, जैसे आज अपना सबसे होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी की मृत्यु तक टाल सकता है, तो वो भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है उसको। पर उस समय भी सम्राट जो होता था वो न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख माना जाता था। उसके बाद संगरण आ गए, द्रोणमुख आ गए, स्थानीय आ गए, जनपद आ गए, ये सारे न्याय व्यवस्था के प्रमुख पद हैं। इसमें न्याय व्यवस्था में भी 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। पहली थी वो धर्मस्थयी थी, और दूसरी कंटक शोधन न्याय व्यवस्था थी। धर्मस्थयी जो धर्म के आधार पर हो, दीवानी कहा गया है जिसे, और कंटक शोधन थी वो थी फौजदारी, जिसमें दंड का प्रारूप लाया गया है। धर्मस्थयी में 3 धर्मस्थ होते थे और 3 अमात्य होते थे। 3 धर्मस्थ जो धर्म को पूरे अच्छे से जानने वाले, धर्म की पूरी उनको धर्म के बारे में पूरा ज्ञान होता था, उन्हीं को इन पदों पर रखा जाता था। और 3 मंत्री तो होते ही थे। और इधर फौजदारी में देखें, कंटक शोधन में देखें तो 3 प्रतिष्ठी होते थे और 3 अमात्य होते थे। प्रतिष्ठी को जो नगर के ऊपर जो कार्य करते थे, जो नगर होते थे, नगर पे न्याय व्यवस्था संभालते थे, उनको व्यावहारिक महामात्र कहा गया है कंटक शोधन में। और जो जनपद, जो गांव के ऊपर कार्य करते थे, उनको राजूक कहा गया है। ये नगर के अंतर्गत और गांव के अंतर्गत में दोनों को जो पद दिए गए हैं वो ये। फौजदारी में, अब फौजदारी में कौन कौन से आ गए? जो ज्यादा कोई अपराध हो, घना अपराध हो, कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, तो उसके लिए फौजदारी में इसका वर्णन किया गया। और धर्मस्थयी में जो चोरी, डकैती, लूट, ये छोटे जो कार्य होते थे उनको साहस कहा गया है। और किसी को बुरे शब्द कहना, किसी के मान की हानि करना, वो सारे को वाक कालुष्य के रूप में बताया गया है। तो ये थी मौर्य काल की न्याय व्यवस्था। अब मौर्य काल की समाज, जो मौर्यकालीन समाज था, उसको भी मेगास्थनीज और चाणक्य ने, दोनों ने अलग अलग हिसाब से उनको बांटा है। चाणक्य ने बांटा है जाति के रूप में। 4 जातियां बताई है चाणक्य ने। पहली ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ये 4 जातियां चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में शासन की थी। और मेगास्थनीज ने जो जातियों को, समाज का जो समाज को बांटा है, वो जातियों के आधार पर नहीं बांटकर उनको कर्म के आधार पर उसने बांट दिया है। जैसे दार्शनिक हो गए, किसान हो गया, पशुपालक हो गया, शिकारी हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षण हो गया, ये सब उनके कर्म के आधार पर उनको बांटा गया है। अब आपको इस चीज में जहां कोई चीज समझ नहीं आ रही है उसको देख लेना। आज अपना मौर्यकाल समाप्त हो गया। मौर्यकाल की समाज व्यवस्था में भी जो महिलाएं थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं कह सकते हम पर, इतनी बुरी भी नहीं कह सकते कि मौर्यकाल में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब थी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं हुआ है। आज तक इतना ही है। अपन कल पढ़ेंगे शून्य वंश, जिसकी स्थापना
पुष्यमित्र ने करी है और मृत्यु बृहदत्त को मारकर वहां का सेनापति था। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखते रहिए श्री राम अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।